आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत सारे रोचक विषयों पर और जानेंगे कि कैसे समाज का विकास होता है, कैसे समाज में हम अपनी भूमिका को रख पाते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं समाज की, अगर हम लोग उस पर अगर अपने भारतवर्ष की बात करें तो देखते हैं कि भारत की जो अनुपम संस्कृति है और जो सभ्यता है उसका कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ पे विकसित होती हैं, कैसे जाति और वर्ण से ऊपर होकर हम लोग एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर पाते हैं और कैसे इसके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग भारत की विविधताओं की बात करें, विविधताएं देखें कि कितनी विविध तरीके से हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कितने विविध प्रकार की यहाँ पे जाति धर्म संस्कृति के लोग निवास करते हैं, तो उन सभी को मिलाकर अगर हम लोग अच्छे उत्तम समाज की स्थापना कर पाने में सक्षम पाते हैं अपने आप को, तो ये मानना चाहिए कि भारत एक अनुपम राष्ट्र है और उसकी संस्कृति और सभ्यता विश्व के दूसरे राष्ट्रों से भिन्न है। इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है श्रीमान संजय स्वामी जी को, जो कि राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता हैं दिल्ली में, और साथ ही साथ हमने एक छात्र को भी आमंत्रित किया है जो कि इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं, कार्तिकेय जी। तो इन दोनों लोगों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया कि भारत की अनुपम संस्कृति और सभ्यता की हम लोग चर्चा करेंगे, तो क्या इस संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों का साथ हो सकता है या साथ होना चाहिए, या जो राष्ट्र की जो संपत्ति है, जो आगे की जनरेशन है, जो आगे की पीढ़ी है, ये इस चीज़ को आगे ले जाने में सक्षम होती है? तो मैं स्वामी जी से ये जानना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हैं ये भारत की अनुपम संस्कृति और सभ्यता को आगे ले जाने में किस प्रकार से सक्षम है और इसके लिए आपके क्या क्या विचार हैं? जी इंद्रजीत जी, बहुत सुंदर विषय आज का आपने रखा है। देखो, दुनिया में हम देखें तो सभ्यताओं का धीरे धीरे विकास हुआ है जी। उसमें जो सबसे पुरानी सभ्यताएं उनमें से भारत की हमारी सभ्यता है। और आज जो विकास का मापदंड हम देखते हैं उस नाते से हम अगर एक तुलना करें पश्चिमी देशों की जो हमसे विकास के मामले में आगे हैं, तो दुनिया दो समूहों में बटी हुई है, एक विकासशील देश और एक विकसित देश। तो पश्चिमी जगत के जो देश हैं, यूरोप के, अमेरिका, ये इन देशों ने विकास बहुत अधिक किया है। परंतु विकास का अगर मायना देखें तो उन्होंने भौतिक संसाधनों का विकास किया है। भारत में इससे अलग चर्चा हुई है। तो अगर व्यक्ति को माने तो व्यक्ति का एक बाहरी विकास है, एक आंतरिक विकास है। तो जितने बाहरी संसाधन हैं, जितनी आवश्यकता की चीजें हैं, जितनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, उन सब का आविष्कार तो निश्चित रूप से पश्चिमी जगत ने किया है। उन्होंने बहुत से नए नए आविष्कार किए हैं, सुई आदि से लेकर और विमान तक के आविष्कार सब हम देखें तो विभिन्न यूरोप के देशों के को उनका श्रेय जाता है। परंतु अगर अध्यात्म की बात करें तो उसमें भारत का कहीं से कहीं तक किसी देश से मुकाबला नहीं है। भारत उसमें अतुलनीय है। तो हमने मनुष्य के अंदर का विकास किया है, उसके अंतरतम का विकास किया है। तो अध्यात्म के मामले में दुनिया में भारत आज भी सिरमौर है और सदा ही सिरमौर रहा है। अनेक मनीषी महात्मा भारत से विदेशों में गए हैं और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। स्वामी विवेकानंद से लेके आज तक के भी जो महात्मा जाते हैं विदेशों में, तो उन्होंने ज्ञान के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर, मनुष्य के चिंतन के आधार पर दुनिया में भारत का लोहा मनाया है। तो ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हमारे यहाँ जो अंतःकोश है मनुष्य के, उनके बारे में चर्चा हुई है। हम देखें तो जो आदि ज्ञान है दुनिया का, वो वेद हैं। तो वेद लिखित नहीं है, परमात्मा ने कृपा की कुछ 4 ऋषियों के ऊपर और उनको वेद का ज्ञान हुआ तो वो आगे बढ़ा। तो अगर हम देखें विद्यार्थी की बात हम करते हैं तो विद्यार्थी इसको विद्याध्ययन करना है। हमारे यहाँ मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। हमारे सारे विद्यार्थी जितने हमसे जुड़े हुए हैं वो विद्याध्ययन करते हैं। तो व्यक्ति की 4-5 साल से लेके और 25 साल तक का विद्या का अध्ययन का समय माना गया है। उसमें व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास करे, अपना शैक्षिक स्तर बढ़ाए, अपना आध्यात्मिक स्तर बढ़ाए, अपना शारीरिक विकास करे, ये उसके लिए आवश्यक था। तो भारत ने शिक्षा के विभिन्न आयामों पर काम किया है। एक चीज देखें कि एक निश्चित सी बात है, और इसका स्रोत भी क्या है? परमात्मा इसका स्रोत है। कोई भी चीज है वो उसी तरफ जाती है। हम आसमान में कोई चीज भेजें, पत्थर आसमान में उछालें, मिट्टी ढेला उछालें, तो वापस जमीन पे आएगा। नदियां हैं, नदियों का पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र से ही बादल बन के आसमान में मेघ वर्षा होती है और वो पूरे यत्र सर्वत्र वर्षा होती है और नदियों के माध्यम से वापस पहुंचता है। तो इसी प्रकार से हम ज्ञान की तलाश में रहते हैं।
तो हमारे विद्यार्थी ये आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसलिए भारतीय संस्कृति को जानना समझना हर एक के लिए आवश्यक है। आप एक चीज देखें, हमारी पहचान विदेश में क्या है। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो पूरी दुनिया ही जानती है। वो ये नहीं पूछती आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस पंथ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश के हो या बिहार के हो या आप महाराष्ट्र के या आंध्र प्रदेश के हो। वो आपको भारतीय जानते हैं। तो पूरी दुनिया में जो भारत के बारे में चिंतन है, जो भारत के बारे में उनकी समझ है, वो समझते हैं कि भारत का व्यक्ति अध्यात्म में, योग में, अनुशासन में, संयम में, इनमें बहुत आगे होगा। इसलिए भारत से वही अपेक्षा करते हैं, भारत के लोगों से। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को अपने देश की सारी शिक्षा की जितनी भी कलाएं हैं उनको समझना आवश्यक है। चाहे संगीत है, चाहे नृत्य है, चाहे कला है, भाषा है, साहित्य है, सभी से उनको जागरूक होना, रूबरू होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को ये सब समझना चाहिए। तो इस संबंध में हमारे एक ऋषि हुए हैं महर्षि पतंजलि। उन्होंने अष्टांग योग की बात की है। उन्होंने कहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के 8 लक्षण हैं। योग दर्शन उन्होंने एक पुस्तक लिखी तो उसमें इनका वर्णन किया है। तो हमारे विद्यार्थियों के लिए यम और नियम बहुत आवश्यक हैं। हम चाहेंगे कि आज थोड़ी चर्चा विद्यार्थियों से हम यम और नियम की भी करें कि क्या उनके लिए उसका महत्व है और हमारी संस्कृति भी इससे किस प्रकार से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इससे पहले कि हम लोग यम नियम पे और विस्तार से चर्चा करें, जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारे साथ कार्तिकेय जी भी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कार्तिकेय जी आप हमें ये बताएं कि भारत की जो अनुपम संस्कृति और सभ्यता है उसका आज आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, आज हम देखते हैं तो कि क्या होता है कि विद्यार्थियों से इस चीज़ को जोड़ें तो आज हमारे आसपास एक भौतिक आवरण आ गया है। हम केवल वस्तुओं का उपभोग करने लगे हैं और वस्तुओं की संस्कृति से ही घिर कर रह गए हैं। तो इसमें हमारी संस्कृति, जो पुरातन संस्कृति है, उसकी काफ़ी आवश्यकता आन पड़ी है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम यम में भी बात करें और नियम की बात करें तो संयम की बात करी गई है। तो संयम में हम देखते हैं कि व्यक्ति का अपने पर संयम, संयम से यहाँ यह अर्थ है कि किस तरह का संयम, चाहे वह उसका वाणी पर संयम हो, विचारों पर संयम हो। तो विचारों संयम से क्या होता है, वह अपने शरीर को बल दे पाता है और शरीर को एक केंद्र में रखता है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है उपभोग की जो संस्कृति है उससे बचता है। तो पुरातन संस्कृति हमारी इसलिए यहाँ पर उसकी आवश्यकता है, उसकी स्थापना की, ताकि व्यक्ति जो है उपभोग की संस्कृति से बचे और एक विद्यार्थी जीवन के जो लक्षण होने चाहिए, जब पंच लक्षण की बात करते हैं, स्वान, निद्रा, बकोध्यान, तो उन सब से अपने को मार्ग चलाते हुए एक अच्छे सफल मनुष्य की ओर जा सके। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और खास करके आजकल जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनका रुझान क्या रहता है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को किस प्रकार से हम आगे ले जा सकते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय में एक अजीब सी लहर चली हुई है। विद्यार्थियों का संस्कृति के प्रति कोई भी रुचि नहीं रही है और एक अलग ही मोड़ आ गया है उनका। और पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के लिए भी उनका कोई चिंतन नहीं है। तो ये सब संस्कृति से हटने की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि घरों में भी हमारी माताएं, बहनें और हम पेड़ की पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरह का वो संस्कृति नहीं समझते। वो सोचते हैं सब क्रियाकर्म है, कर्मकांड है, परंतु ये बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए उनकी पर्यावरण का चिंता दूर हो गई है। जाएंगे किसी टी स्टॉल पर तो थर्माकोल का कप ले लेंगे, जबकि विद्यार्थी हैं वो ऐसी प्लास्टिक की बोतल में पानी पियेंगे, उसको फेंक देंगे। तो अपने कर्तव्य से कहीं वो विमुख हो गए हैं। तो वहां संस्कृति की बहुत आवश्यकता है ताकि वो भारतीय संस्कृति को जान सकें और उसमें जो आधारभूत चीजें हैं जिनसे जीवन को सफल बनाया जा सकता है और एक पूरे संसार में जब हम नेतृत्व करने के योग्य बन सकते हैं, तो इसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छी आपने बात बताई है। इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय स्तर पे जो भी छात्र अध्ययन कर रहे हैं, अगर उनमें हम एक अच्छे नियमों का संचार कर दें, एक अच्छी संस्कृति का संचार कर दें, तो वो इन चीज़ों को आगे ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। तो स्वामी जी, आप बता रहे थे कि भारत की जो अनुपम संस्कृति और सभ्यता है, इसमें विद्यार्थियों के लिए जो यम नियम का आप महत्व बताने जा रहे हैं, और खासकर कार्तिकेय जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है कि इन सब चीज़ों का आजकल ह्रास होता चला जा रहा है और जो आजकल के शिक्षार्थी और विद्यार्थी इन चीज़ों पर
ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण की बात हो या दूसरी संस्कृति की बात हो, कि किस प्रकार से हमको एक अच्छे समाज की स्थापना करनी है। तो इसके लिए जो आप बताना चाह रहे हैं कि यम नियम का क्या महत्व होता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कैसे विद्यार्थी इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और ना सिर्फ अपनाएं बाकी संचार भी करें दूसरे लोगों में इसका। जी 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 ये यम जो है हमारे यहाँ 5 यम हैं, 5 यम की बात कही गई है। और यम जो है ये यजु धातु से है। इसका अर्थ है आत्म संयम, नियंत्रण, स्वयं पे नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण, अपने व्यवहार पे नियंत्रण। कोई भी जो महत्वपूर्ण कार्य है हमारा, तो उसके लिए संयम की आवश्यकता है। चाहे हम साधना करते हैं, चाहे हम शिक्षा अध्ययन करते हैं, उसके लिए संयम की आवश्यकता है। हम पढ़ने बैठे, थोड़ी देर में उठ के चल दिए या हमारा ध्यान भटक गया, तो हमारा संयम नहीं है। तो 5 यम के अंदर 5 यमों की बात की गई है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो 5 यम ये है। अहिंसा के अंदर बात यह है कि हमारे अंदर हिंसा का भाव उत्पन्न ना हो, इसकी बात कही गई है। तो जो भी है व्यक्ति, उसमें हिंसा का भाव ना हो, अहिंसा का भाव रहे। सभी जितने भी जगत के अंदर प्राणी हैं उनके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का वैर ना हो, किसी प्रकार का वैर भाव ना हो, चाहे वो जीवित जगत है चाहे मृत जगत है। जो भी इन्होंने कार्तिकेय ने बात कही है कि जितना पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, तो हमारी पर्यावरण के प्रति दृष्टि बदल गई। नहीं तो पहले हमारे यहाँ पेड़ पौधे काटना भी पाप मानते थे और लगाना पुण्य मानते थे। इसलिए इतने, आप देखें किसी भी महामार्ग पे जाएंगे आप, पुराने जितने सड़कें हैं उन पर बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष थे, अभी कुछ जगह बचे हैं, तो लोगों ने धर्मार्थ कार्य मान के ये लगाए। तो ये, और अहिंसा के अंदर भी 3 बातें कही गई हैं। हिंसा कृत, करिता और अनुमोदिता। कृत हिंसा वो होती है जो व्यक्ति स्वयं करता है। हमने किसी को मारा, काटा, तो वो हिंसा हो गई। बधिक जो है वो पशु काटता है, तो वो हिंसा है। कारिता हिंसा ये है कि हमने अनुमोदन किया। जैसे जल्लाद फांसी लगाता है तो वो आदेश पे लगाता है, या स्लॉटर हाउस हैं जहां पशु काटे जाते हैं, तो वो मालिक के कहने पर नौकर पशु काटते हैं, तो वो कहने पे कर रहे हैं, पर वो भी हिंसा हुई, दोषी उसमें वो भी हैं। इसी प्रकार से तीसरी है अनुमोदिता। अनुमोदिता के अंदर ये है कि हमने किसी की हिंसा की प्रशंसा की। कहीं कुछ लोग किसी को मार रहे हैं, पशु को मार रहे हैं, मनुष्य को मार रहे हैं, और हम वहां मूक दर्शक बन के खड़े हैं, हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये भी हिंसा है। हमारे यहाँ तो यहां तक कहा गया है भारतीय दर्शन में कि अगर हमने मन से किसी को गाली दे दी, मन से किसी के प्रति हमारे मन में दुराभाव आ गए, अपशब्द कह दिए, तो ये भी हिंसा हो गई। तो विद्यार्थी को इस प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। उसके अध्ययन के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो अहिंसा का व्रत का पालन करे। मैं कई बार सोचता था कि जंगल में पहले ये महात्मा लोग घूमते थे, जंगलों में ऋषि मुनि घूमते थे, उन पे तो कोई अस्त्र शस्त्र होते नहीं थे, तो उनको कोई पशु पक्षी उन पे हमला क्यों नहीं करते थे? हम घटना सोचते हैं कि भाई बाघ ने हमला कर दिया, कोई चीते ने, तेंदुए ने हमला कर दिया, तो ये हमने सोचा कि ये क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उन महात्माओं के मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव ही नहीं था। अहिंसा का उन्होंने पालन कर लिया था। तो जब हमारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं होता, दूसरे के मन में भी हमारे प्रति बैर नहीं होता। तो इसलिए यम का पहला अंग जो है अहिंसा को रखा गया है। दूसरा कहा गया सत्य, सत्य भाषण। हर चीज में हमारे जो है मनसा वाचा कर्मणा, तो हम जो है सत्य बोलें। तो सत्य क्या है? जो हमने आंख से देखा और कान से सुना और हमारे मन ने उस पर विचार किया, वही कहना सत्य है। हमने कुछ उसके अंदर बदल दिया, देखा हमने कुछ, कहा कुछ, तो ये असत्य हो गया। हमने सुना कुछ, कहा कुछ, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, तो इसलिए सत्य का पालन करना ये भी यम के अंदर आता है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। ठीक है जी। तो कोई भी चीज जो हमारी है ही नहीं, हमारे यहाँ कहा गया ना, परद्रव्येषु लोष्टवत् परदारेषु मात्रवत्, ये पश्यति सह पंडित है। तो जो दूसरे की वस्तु को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, दूसरी स्त्री को माता के समान समझता है, असल में वही सचमुच देखता है, वही ज्ञानी है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ये, हमारी संस्कृति के अंदर ये बातें रही हैं कि हम दूसरे की वस्तुओं को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं। तो हमारे मन में भाव चोरी करने का रहना नहीं चाहिए। जितना हमें ईश्वर ने दिया है उस पर हमें संतोष करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अस्तेय की बात आ गई है। तीसरी है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। तो अगर हमारे पास अधिक है तो हमारा नहीं है, वो समाज का है, उसको हम दान कर दें। अगर हमारी अधिक आय है
तो हमको और जीव जंतुओं की, मनुष्यों का विचार करना चाहिए, उनके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। तो हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये इस, और पांचवी चीज है ब्रह्मचर्य। तो विद्यार्थी के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रमी है, तो विद्यार्थी को अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। चाहे वाणी है हमारी, ठीक है, जिव्या है, ये इंद्रिय है, तो हमें कितना बोलना, किस प्रकार से बोलना, हमारे मुख से अपशब्द ना निकले, ठीक है, अनावश्यक प्रलाप ना निकले। आजकल जो हम देखते हैं कि टीवी पर बहस होती रहती है हर एक चैनल पर, तो इतने विद्वान लोग वहां टेलीविजन पर आते हैं, दूरदर्शन के चैनल्स पे आते हैं, पर वो वाणी पे संयम नहीं रख पाते, कुछ भी उलझुल बातें कह जाते हैं, आपस में कई बार लड़ने नोकझोंक करने लगते हैं। तो हमारा अपनी वाणी पर संयम आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य के अंदर जितनी हमारी इंद्रियां हैं उन सब पर हमको संयम रखना चाहिए। तो ये पांचों यम हैं जिनके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो आगे श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको पांचों यम के ऊपर अपना आग्रह करना चाहिए, इनका पालन उनको अपने जीवन में करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि यम जो है ये समाज सापेक्ष नियम है और नियम व्यक्ति सापेक्ष नियम है। तो 5 ही नियमों की हमारे बात कही है। 5 नियम के अंदर आता है हमारा सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो सोच के अंदर आता शुद्धता, स्वच्छता। तो हमारा जो शरीर है इसकी स्वच्छता की हम बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं। तो इसमें दोनों बातें हैं कि हमारा बाहरी भी आंतरिक भी, जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि हम स्नान करना, तेल मालिश करना, ठीक है, तो ये हमारी बाहरी शुद्धता हो गई, स्वच्छ वस्त्र धारण करना। और आंतरिक शुचिता के अंदर ये हो गई कि हमारा मन भी शुद्ध रहे, हमारी वाणी शुद्ध रहे, हमारी बुद्धि मेधा प्रखर हो। तो आंतरिक और बाह्य दोनों के शुचिता की बात यहाँ सोच के अंदर कही गई है। दूसरा है संतोष। तो संतोष में जो हमें मिला है उसमें संतोष करना। एक चीज हम देखें अक्सर कि समाज में भागा दौड़ी मची हुई है। अभी हम देखते हैं कि लगातार लोग कहते हैं भी मंदी है, आर्थिक मंदी है देश में, पर हमको मंदी कहीं दिखाई नहीं देती। तो जिनकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, कोई एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वो 3-3 महीने में अपना आकलन करते हैं कि कितना हमने उत्पादन किया, कितना हमारी बिक्री हुई। तो मान लो उसकी बिक्री पिछली तिमाही में 30% हुई, इस बार वो 28% रह गई या 29% रह गई, तो मंदी चिल्लाएंगे वो। तो संतोष नहीं है, ठीक है। एक आदमी कितने वाहन खरीदेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां संतोष की बात यह है, कहीं व्यक्ति के लिए कही गई है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज है और समाज से ही राष्ट्र है, और व्यक्ति मिलकर संस्थाएं भी व्यक्तियों से चल रही हैं। तो इसलिए संतोष की बात यहां की गई है कि जो आपके पास है उसमें संतोष करें, जितना मिला है, दूसरे की वस्तु की तरफ हमारी दृष्टि ना हो। तो ये सोच की संतोष की बात की है। तीसरा कहा गया तप हमारे यहां हम तप को उससे भी जोड़ते हैं कि ऋषि महात्मा तप करते थे, तपस्या करते थे। तो तप में यहां बात ये कही गई है कि हमारा जो, जैसे आज कई लोग कहते हैं, टीवी पे दिखाते रहते हैं कि बहुत सर्दी है, तो हमारा शरीर जो है सर्दी गर्मी हर मौसम को सहने के योग्य हो। अगर विद्यार्थी को अध्ययन करना है, ये इस समय सबसे अच्छा मौसम है। आगे परीक्षा आने वाली है विद्यार्थियों की, मार्च अप्रैल में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी सभी स्थानों पे। तो इस दिसंबर जनवरी के महीने में अगर हम सर्दी सोच के पढ़ाई नहीं करेंगे तो नुकसान होने वाला है पूरे साल की मेहनत का। इसलिए हमारा शरीर इतना सक्षम हो कि हम थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी को सहने में अनुकूल हो जाएं। जैसे पक्षी होते हैं, आप देखिए उनको, उनके पास तो रजाई नहीं है, कोई जैकेट नहीं है, टोपी नहीं है, तो वो अपने शरीर का अनुकूलन कर लेते हैं उसके अनुसार से। इसलिए थोड़ी सी विद्यार्थियों की क्षमता होनी चाहिए कि इतना तप उनका शरीर में इतना बल हो कि वो थोड़ी बहुत छोटी कठिनाइयों को सह लें। जिस प्रकार से हमारे सिपाही होते हैं सेना में, तो कभी उनकी ड्यूटी कश्मीर जैसे लेह लद्दाख के इलाके में भी होती है, और कभी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी होती है। तो वो शरीर को उनको ऐसा मजबूत कर लेते हैं अपने प्रशिक्षण के द्वारा कि वो उनके लिए अनुकूल हो जाता है। थोड़ी बहुत साधन जितनी आवश्यकता होती है उतने लेते हैं। तो इसलिए इतना तप हमारा रहना चाहिए। लगातार बैठना पढ़ने के लिए, ये नहीं 15 मिनट में उठ गए बैठ के, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठना, इतना हमारा अभ्यास भी होना चाहिए। उसके लिए आसन प्राणायाम भी करने चाहिए। तो तीसरा हमने बात की तप की। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करना। स्वाध्याय के अंदर भी 2 बातें हैं। एक तो स्वाध्याय का गया स्वयं अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना। तो हमने जो कुछ पढ़ते हैं, हमने पुस्तक में पढ़ा, क्लासरूम में हमने पढ़ाई करी, तो उसको फिर बैठ के उसका मनन चिंतन करना, स्वयं पढ़ना। और जो हमारी भारतीय संस्कृति की पुस्तकें हैं, भारतीय ज्ञान है, उसका भी अध्ययन करना और उसका चिंतन मनन करना, ये स्वाध्याय के अंदर आता है। और अंतिम बात आई है ईश्वर प्राणिधान।
तो ईश्वर पर विश्वास करना और ईश्वर के समीप बैठना। तो ये 5 यम और 5 नियम, इनका हमारे यहाँ बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। अनेक महात्माओं ने इस पे, अनेक ऋषियों ने इस पे पुस्तकें लिखी हैं। तो हमारे विद्यार्थियों को इनका ज्ञान होना चाहिए और विद्या अध्ययन के लिए, विद्यार्थी के लिए इनका बहुत जीवन में आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और खासकर बीच बीच में आपने संयम के बारे में बात की है। और जैसा कि स्वामी जी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सामुदायिक रेडियो है, समाज के हित की हम लोग बात करते हैं, समुदाय के विकास की हम लोग बात करते हैं। तो जिस प्रकार से आज राजनीतिक सोच बनी हुई है समाज में, जैसे कि कुछ हम लोगों ने संसदीय कानूनों के तहत जो अभी फेरबदल हुआ है उसके विरोध में कई लोग उतरे हैं। तो अगर हम लोग संयम को उस दृष्टि में अगर हम लोग परिभाषित करने का प्रयास करें तो आप इसको कैसे देखते हैं कि समाज से जुड़ा हुआ प्रत्येक वर्ग इन चीज़ों को अच्छे से समझे और समझने के उपरांत कोई प्रतिक्रिया दे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, तो इसको और कैसे निरूपित किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, जैसे मैंने इसमें जिक्र भी किया था कि इतने बड़े स्तर के विद्वान लोग, जिनकी उम्र भी है, जिनका अनुभव भी लंबा है, विविध क्षेत्रों में काम करते हैं, जब वो अपना संयम खो देते हैं वाणी का, ठीक है, तो जो हमने बात कही, हमने सत्य की बात की यहाँ पर। तो सत्य का अर्थ ये है कि जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने जाना है, जो हमने अपने से बड़ों से चर्चा की है, उसको स्वीकार करना और वैसा ही बोलना। आज जो पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे वो NPR का मुद्दा हो, चाहे NCR का मुद्दा हो, इसमें भ्रांतियां हैं। मैं तो खुद सरकारी कर्मचारी हूं और मैंने पिछले 3-4 जनगणनाओं में भाग लिया है। हर 10 साल में जनगणना होती है, तो मेरी नौकरी लगी थी 90 में, तब भी हमने भाग लिया। उसके बाद 2000 में, फिर 2011 में, अब 2021 में भाग लेने वाले हैं हम। ठीक है, सरकारी व्यवस्था है ये। तो इसमें NPR तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें हम पहले हाउस लिस्टिंग करते हैं हर क्षेत्र की, और इसमें सभी की जनगणना होती है। तो कौन किस झुग्गी में रहता है, मकान में रहता है, किस क्षेत्र में कितनी मकान है, कितनी दुकानें हैं, कितनी फैक्ट्रियां, सारा उस पर पहले रजिस्टर बनता है। तो ये NPR ये है, इसमें कोई ये आंकड़े लिए जाते हैं। जैसे हम पीछे एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला और सरकार ने फिर पॉलिसी बनाई कि जो रिहायशी इलाके हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, उनके अंदर फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, क्योंकि लोग परेशान थे। अस्पताल में जब एक प्रकार के मरीज आते हैं तब चिंता होती है डॉक्टर्स को, समस्या क्या हुई, इस क्षेत्र के अंदर कौन सी बीमारी फैल रही है। तो जब लगातार कोई समस्याएं आती हैं, देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं, उससे पॉल्यूशन से वहां के छोटे छोटे बच्चे हैं। जब रिहायशी इलाका होगा तो वहां नवजात शिशु भी होगा, वृद्ध भी होंगे, जवान भी होंगे। तो जो नवजात शिशु और वृद्ध है उन पर अधिक असर होता है, पॉल्यूशन का असर होता है। तो इस कारण से वो सर्वे करते हैं, तो फिर रिहायशी इलाकों से उन फैक्ट्रियों को स्थानांतरित करते हैं। तो ये जब सरकार के पास आंकड़ा नहीं होगा तो सरकार कैसे योजना बनाएगी, किस क्षेत्र को वो औद्योगिक क्षेत्र घोषित करेगी, किसको आवासीय घोषित करेगी। तो सरकार को आंकड़े चाहिए। तो ये एक सिस्टम है। हमारे यहाँ 1830 में जनगणना शुरू हुई थी, 1972 में पहले आंकड़े आए, 1872 में, 71 में। तो तब से लगातार जनगणना हो रही है। ये अंग्रेजी काल, जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था, तब से जनगणना होती आ रही है और हर 10 साल का एक नियम बना हुआ है। ठीक है, तो सरकार का एक डिपार्टमेंट है, पूरा विभाग है जो जनगणना देखता है। तो ये इस पे बिना बात का एक बवाल खड़ा किया गया, जिसको जोड़ दिया NCR से। और जो एक रजिस्टर की बात कही गई है कि नेशनल रजिस्टर बने पब्लिक का, तो वो एक अलग इशू है। वो अभी आसाम के अंदर वो एक बना है, अभी देश में उसकी चर्चा की कहीं बात है नहीं कि अभी वो लागू हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हर 10 साल में जनगणना होती है। तो NPR एक पहली प्रक्रिया है, पहले ये NPR होगा पूरा, उसके बाद फिर जनगणना होगी। मेरा प्रश्न ये था कि मतलब समाज में जो समझ नहीं उत्पन्न हो पा रही इन सब चीज़ों को लेकर, और हम लोग संयम खो देते, क्योंकि हम लोग संयम पे बात भी कर रहे थे, तो उसको कैसे हम लोग प्रबंधित कर सकते हैं कि समाज में संतुलन भी बना रहे और हम अपनी चीज़ों को, जो कि संसदीय प्रणाली है, उसको कैसे और समझा पाए लोगों को अच्छे से। हाँ, तो मेरा विद्यार्थियों से कहना है कि हम विश्लेषण करना सीखें। चीजें जो हमने पढ़ी, जो हमने बातें 5 नियम की बात की है, कि हमने जो अध्ययन किया, हमने वो आंकड़े टेलीविजन में देखे, समाचार पत्र में पढ़े, और हम अपने शिक्षकों से चर्चा करें, जो हमारे घर में बड़े उनसे चर्चा करें कि ये कुल मिला क्या है। फिर हमारा खुद का, हमने जो चीज देखी, जिस प्रकार से जो सुनी, तीसरा खुद भी विवेचन करना है। बुद्धि किस लिए दी है? परमात्मा ने बुद्धि इसलिए दी है कि हम उसका विवेचन करें कि ये इसमें सत्यता क्या है, किस प्रकार से हम, अब विद्यार्थी हैं तो अपने आधार पर भी उसका विश्लेषण करें, संश्लेषण करें। ठीक है, उसके आधार पर उस बात को सोचें। सीधे किसी ने कहा है, हमने मान लिया, जिसे हम टेलीविजन पर देख रहे थे कि भाई हाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, हमें किसी ने कहा है,
क्या हुआ कि जी वो हमारे आधार कार्ड मांगेंगे। अभी भी कई राजनेता टेलीविजन पर बोल रहे हैं कि तुम्हारे प्रूफ मांगेंगे जी, किसानों के प्रूफ मांगेंगे जी। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, किसी नेता ने कल भी कहा कि किसानों के तो बाढ़ आ गई, उनके सारे कागज बह गए, सूखा पड़ गया, सारे कागज गल गए उसमें। ठीक है, सूखे में कागज गल रहे हैं, देखिए ताज्जुब की बात यार, लोग सुन लेते हैं उसको। तो बाढ़ आई, मान लिया, प्रकोप आ गए, परंतु किसी के नहीं मांग रहे। जो किसान खेती कर रहा है उसके क्या प्रूफ मांगने वाले हैं। तो केवल एक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आए शरणार्थी, उनके संबंध में केवल ये बात थी। तो ये इसको केवल एक राजनीतिक विषय बनाया गया है, इसका बाकी विषयों से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे विद्यार्थियों को और देश की जनता को समझना चाहिए, जो नेता राजनीति करते हैं वो साधन संपन्न है, उन पर किसी प्रकार की कमी नहीं है। और नेता वही होता है जो अपनी बातों से घुमा लेता है लोगों को, और लोग घूम जाते हैं तो नेता कहलाता है। जिसकी बात लोग नहीं मानते वो नेता नहीं है। तो इसलिए हमको भी समझना चाहिए हमारा अपना विवेक क्या है, हमारी समझ क्या है। जो हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, जो बड़े विद्यार्थी जाते हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, उनको विवेचन करना आना चाहिए और स्वयं भी अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब है कि स्वयं भी अध्ययन करें, जो बात कही जा रही है उसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितनी सत्यता है, उसका अध्ययन करें। और केवल आंखों देखी कानों सुनी नहीं, अपने विवेचन के द्वारा भी, अपनी बुद्धि के द्वारा विवेचन करें, तब उस पर पालन करें। यही सत्यता है और यही आवश्यकता है। कार्तिकेय जी, यहाँ आपसे भी मैं चाहूँगा इनपुट थोड़ा सा, कि जो स्वामी जी स्वाध्याय की बात कर रहे हैं कि कोई भी बिंदु हो तो पहले उस पर अध्ययन कर लेना चाहिए, फिर हमको प्रतिक्रिया दर्ज करनी चाहिए। तो जो छात्र होते हैं, छात्रों के मन में कैसे कोई चीज़ उत्पन्न होती कि वो विरोध में या उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, या एक बड़ा समूह बनाने में सक्षम हो जाते हैं कि हमें इसका विरोध करना है या इसके पक्ष में जाना है। तो वो मानसिकता कैसे विकसित होती है? अगर वो सकारात्मक है तब तो ठीक है, अगर वो नकारात्मक है तो उसको कैसे वो रोका जा सकता है? देखिए, स्वाध्याय की जहाँ तक बात है तो स्वाध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हम अपना अध्ययन करें, अपने मन की बात जानें, हमारा मन, आंतरिक मन क्या कहना चाह रहा है। और जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है तो आजकल मेरा मानना यह है कि विद्यार्थी किसी निश्चित एजेंडे के तहत काम करते हैं। उनकी अपनी कोई मानसिकता या सोच ही नहीं उत्पन्न हो पाती। वो सत्य को परखते ही नहीं है। जिस तरह का एक पर्दा उनके सामने चला जाता है वो उसको ही देखते हैं और उसको ही सत्य मानते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों की जरूरत है कि वो चीजों को समझें। और जहां तक आप बात कर रहे हैं सीए और एनआरसी की, तो इसमें विद्यार्थियों के लिए जरूरत है कि वो उस बिल को पूरी तरह पढ़ें और उसको अपने आधार पर उसकी सत्यता को परखें और उसको समझें देश हित में। और इसलिए यहाँ संयम और सत्य, जो यम में हम बात करी, उन दोनों की बहुत आवश्यकता है कि विद्यार्थी संयम भी रखें और उसकी सत्यता को भी परखें। केवल कहीं बनी बनाई बातों पर ना यकीन करें। तो इसे अगर हम बात करें सीए की और एनआरसी की भी, तो अगर उन चीजों को ना व्यवहारिकता में देखना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, हम एक क्लास में बात करते हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है और विद्यार्थी हैं। तो अगर टीचर को यही नहीं पता होगा कि क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, उनके पास उसकी सूची नहीं होगी कि 10 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, कौन विद्यार्थी हैं, तो कल को कोई 10 आके बैठ रहे हैं, परसों को कोई 10 आके बैठ रहे हैं, तो यह कहां तक उचित है। तो इसी से हमको जोड़ना होगा सी और एनआरसी को भी, कि क्या देश का अपना कोई ऐसा रजिस्टर ना हो जिसमें उसके पास सूची हो कि देश में कितने लोग हैं। और जहां तक बात लोग कर रहे हैं कागज मांगने की, तो अभी किससे कागज मांग लिए गए, तो यहाँ संयम की आवश्यकता है। कागज किसी से मांगे नहीं गए। और जहां तक सरकार पर सवाल खड़े कराए कागज मांगने के लिए, तो सरकार के क्या अपने कोई रिकॉर्ड नहीं होते? सरकार जो जनगणना कराती है या सेंसस कराती है वो किस लिए होते हैं? और फिर वोट देने का अधिकार किसको है? भारत के नागरिक को। तो हम तो 3 सालों से वोट दे के आ रहे हैं। तो ये सब जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें विद्यार्थी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है कि वो सत्य को जाने और संयम रखे, क्योंकि विद्यार्थी देश को आगे चलाने वाले हैं। तो इसलिए लोगों में गलत बातें ना फैलें, इसलिए विद्यार्थी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझें और उन पर आपस में चर्चा करें और एक सकारात्मक विचार को बढ़ाने में आगे सहायता दें। मान लीजिए कोई विद्यार्थी उद्वेलित है इस बिंदु को लेकर के, तो अगर आप उसको ठीक करना चाहें, उसको समझाना चाहें, तो आप क्या क्या प्रयास करेंगे? जी, मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा कि उसको बिल्कुल समझाऊं पहले, चाहे सीए हो चाहे एनआरसी हो, उसको उसके बारे में बताऊं कि ये क्या है, पूरा इसमें क्या बात चाहिए। और व्यवहारिकता के तौर पर बात करूंगा कि व्यवहार में क्या होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारे मन में पूर्वाग्रह हैं जो हम अपने आप बना के बैठ जाते हैं। तो हम व्यवहारिकता को चीजों में देखें और जो चीज हुई नहीं उसकी सोची क्यों, जब होगा तब उस पर बात करेंगे। और दूसरा, विद्यार्थियों की अगर लगता है कि ऐसा हो तो विद्यार्थियों की यहाँ जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वो सरकार को बताएं कि ऐसा करें, ना कि दंगे करें।
यहाँ ये बात है कि विद्यार्थियों को इस तरह समझाया जाए। बहुत अच्छी बात आपने इसमें एक बात बताई। और भी है कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसका ड्राफ्ट भी है जो बिल के रूप में था, और अब जो पास हो गया वो एक्ट भी है, उसकी कॉपी है। तो हम सामने प्रत्यक्ष रख के चर्चा कर सकते हैं उसमें। वो तो सरकार के गजट में छप चुका, तो सामने है। तो हमने वो वैसे कुछ समूह ने वो सोशल मीडिया में डाला हुआ भी है, तो वो है उपलब्ध। तो इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो हमारे सामने चीज है। सूर्य निकला तो दिख रहा है हमें, अगर बादल आ गए तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सूर्य गायब हो गया, तो बादल ही आए परंतु सूर्य सामने है। इस प्रकार से जो अब वो एक्ट बन चुका, अधिनियम पारित हो चुका, तो वो अब हमारे सामने है कि ये सरकार ने कहा है, इसलिए उसमें झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। इसी प्रकार से एनपीआर की भी बात है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो उसका प्रूफ भी है, पिछली जनगणना का भी है। और सरकार हर 10 वर्ष में अपने आंकड़े जो है वो अपडेट करती है, उनका पुनर्विचार करती है। अब ये देखिए कि पिछले 10 साल में कितने लोग दुनिया से चले गए होंगे, देश से चले गए होंगे। कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ लोग विदेश भी चले गए होंगे रोजगार बाकी कामों से, और कुछ नए जन्म भी हुए हैं, कुछ विदेश से आए भी हैं। तो ये आंकड़े लाने पड़ते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मैं देख रहा था न्यूज चैनल्स पे, कि भाई सरकार के पास आंकड़े तो हर बार क्यों करती है। तो अब जिन लोगों का अध्ययन ही नहीं है, हमारे यहाँ साक्षरता दर तो बढ़ गई, 60-70% साक्षरता हो गई, 70% से ऊपर हो गई है। पर साक्षर होना सरकार ने माना कि जिसको नाम लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, हस्ताक्षर करने आ गए, परंतु उसने ज्ञान तो नहीं है, उसको समझ नहीं है। जब यूनिवर्सिटी के छात्र ही प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, बसों में आग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ज्ञान तो नहीं है। उन्हें पढ़ के उन्होंने BA कर ली, परंतु विवेक तो जागृत उनका हुआ नहीं कि अपने ही कॉलेज का नुकसान कर रहे हैं, अपने डेस्क तोड़ रहे हैं, या जिन बसों में वो सवारी करते हैं उन्हीं को तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ज्ञान का तो अभाव है। केवल उन्होंने डिग्रियां ले ली हैं, उनके पास ज्ञान तो नहीं है। ज्ञान होता तो संपत्ति देश की है, नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं। बसों में पत्थर मार रहे हैं, ट्रेन में पत्थर मार रहे हैं, ट्रेन में कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं, तो नुकसान तो देश का ही है। तो इसलिए यहाँ विवेक जागरण की आवश्यकता है। हमारे पास अब तो इतना तीव्रता से सूचना तकनीक कारण से हर चीज उपलब्ध हो जाती है। आजकल सीधे संसद में जो कार्यवाही चलती है उसका सीधा प्रसारण होता है, तो सब कुछ हमारे सामने है। इसलिए भ्रम से बचना चाहिए। विद्यार्थी भ्रम में बहुत रहता है, आज का विद्यार्थी भ्रम में बहुत है, भ्रम में जीता है, तनाव बहुत है उसके ऊपर, कैरियर की चिंता रहती है, पढ़ाई की चिंता रहती है, परीक्षाएं लगातार रहती हैं। तो ऐसे में अगर उस पर और राजनीतिक दलों का भ्रम हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और आप ये, अगर आप पीछे दृष्टि डालेंगे इतिहास पे, तो अधिकतर आंदोलनों का नेतृत्व कुछ लोगों ने किया, परंतु भूमिका उसमें विद्यार्थियों की रही है। कोई भी आंदोलन, चाहे जेपी आंदोलन रहा हो, चाहे थियाननमेन चौक पर चीन के अंदर छात्रों का आंदोलन हुआ हो, चाहे अब के आंदोलन चल रहे हैं। ये जेएनयू में एक हॉस्टल के विषय से आंदोलन शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते उसने इस CAA को भी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को भी शामिल कर लिया। तो राजनीतिक पार्टियों ने इसका लाभ उठाया, विद्यार्थियों को आगे बढ़ा के, और पीछे से उन्होंने उनको प्रोवोक किया। तो इसलिए हमको अब सामने हमारे सारे एक्ट हैं जो पास हो चुके, वो हमारे पास है, उस कॉपी के आधार पर हमको बात करनी चाहिए। तो जैसे हम लोग विद्यार्थियों के लिए यम और नियम के महत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर वर्तमान परिपेक्ष्य में इसको हम लोग इन छात्रों में इसका प्रचार प्रसार करना चाहें तो हमको क्या क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए? हमारे यहाँ एक तो बात यह है कि अभी हमारी जो शिक्षा है उसमें आधुनिकता के नाम पर बहुत सारे विषय निकाल दिए गए। आज से 20, 25, 30 साल पहले तक जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें थी वो शिक्षा में थी, और ये एक नियम भी है, उस नियम से हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे अब सर्दी है और हम सोचें कि धूप बहुत तेज निकल गई, सर्दी चलेगी, सर्दी नहीं गई। वो सूरज थोड़ी देर गर्म हुआ है, अगर हम सुबह घर से गर्म कपड़े लेकर नहीं निकले, शाम को सूरज छिपने के बाद तेज सर्दी हो गई, तो हमको फिर वो सर्दी सताएगी और हम बीमार हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल बिंदु हैं, जिसे मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारे षड दर्शन है उनमें योग दर्शन है, उसके अंदर अष्टांग योग के अंदर यम और नियम की बात की गई है। तो अगर ये हमारे पाठ्यक्रम में भी हो तो विद्यार्थियों को सहज रूप से चीजों का ज्ञान हो जाएगा। जब पाठ्यक्रम में होगा तो उसके अंदर उदाहरण भी होंगे, ठीक है, उनके माध्यम से विद्यार्थी आसानी से उन चीजों को समझ लेगा। इसलिए पाठ्यक्रम में ये सामान्य चीजें सहज रूप से होनी चाहिए। अब ये केवल मान लो हो सकता कहीं किसी गुरुकुल में पढ़ाया जाता होगा यम नियम के बारे में विद्यार्थियों को, या योग के संस्थानों को पढ़ाते होंगे, बाकी हमने सोचा कि ये हमारा विषय नहीं है,
ये तो गुरुकुल का विषय है या यम नियम आसन प्राणायाम में तो साधु महात्मा का विषय है, ऐसा नहीं है। ये हर जन सामान्य से जुड़ा हुआ है। हर विद्यार्थी को इनका अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो ये भी आग्रह करूंगा कि अपना नेशनल ओपन स्कूल भी यम नियम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भाषा में पाठ्यक्रम में शामिल करे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि पाठ्यक्रमों में इसका निरूपण होना चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रमों में हमने इसको रख भी दिया एनसीईआरटी के माध्यम से या एनआईओएस के माध्यम से, सीबीएसई के माध्यम से। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि भारत में जो अभी 70% साक्षरता है उसका अभिप्राय हम लोग कई बार हस्ताक्षर तक ही मानते हैं कि अगर व्यक्ति हस्ताक्षर करना जानता है या भाषाई कौशल उसमें है तो वो साक्षर की श्रेणी में है। लेकिन अगर वो पढ़ने जा ही नहीं पा रहा है, उच्च शिक्षा के लिए जा ही नहीं पा रहा, तो जो पाठ्यक्रमों में हमने चीज़ों को रखा वो कैसे प्रचार प्रसार में आएंगी? और अगर नहीं आ पा रही तो इसके लिए कोई दूसरा विकल्प भी ढूंढा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सामुदायिक रेडियो है तो ये रेडियो के माध्यम से हम लोग पहुंच सकते हैं, और जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं उनके माध्यम से पहुंच सकते हैं, जो समाज में दूसरे एनजीओ हैं उनके माध्यम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक राजनीतिक संचेतना के रूप में देखें, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है, तो इन चीज़ों को बिना पाठ्यक्रमों के माध्यम से और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? आपने वैसे उदाहरण दे दिया आपने, जो जनसंचार के माध्यम है, जैसे अपना रेडियो वाणी कार्यक्रम है, दूरदर्शन है, ऐसे बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम कुछ चैनल बनाते हैं, दूरदर्शन बनाता है, विद्यार्थियों के लिए बनाते हैं। तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये विद्यार्थियों में तक बात पहुंचा सकते हैं। दूसरे हम छोटी छोटी वर्कशॉप कर सकते हैं, विद्यार्थियों की वर्कशॉप समाज भी कर सकता है, संस्थाएं भी कर सकती हैं, सरकारी संस्थाएं भी कर सकती हैं, तो एनजीओ भी कर सकते हैं। उन वर्कशॉप में भी हम इन चीजों को ला सकते हैं। जिसे हम एक शिविर लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, व्यक्तित्व विकास शिविर, आजकल इसका बड़ा प्रचार प्रसार है बहुत। इसको अब इस लोगों ने कुछ ने तो इसको एज ए बिजनेस भी ले लिया। तो उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या है, व्यक्तित्व विकास के अंदर क्या है, यही चीजें हैं जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकाल के लाना। ठीक है, आत्म संयम है, जैसे टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर टॉपिक रखा है, समय पालन और समय का नियोजन। तो समय नियोजन ये आना चाहिए व्यक्ति को। नहीं तो अब हम देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे जिनको टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं या जिन्होंने ये सीखा नहीं, मान लो, तो कभी ट्रेन छूटती है, कभी बस छूटती है, कभी एग्जाम में लेट पहुंचते हैं, बाहर खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसी प्रकार से संयम का हमने बात की है, इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य की बात की हमने की है। ठीक है, तो अभी इतनी बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों पर संयम के अंदर गुप्त इंद्रियां और बाकी इंद्रियों की संयम की बात यहाँ पे आती है। तो हमारा अगर जीवा पे स्वयं नियम कुछ भी खा लेते हैं, मैं देखता हूं रात को 10 बजे 11 बजे कॉलोनी के अंदर सड़कों पर लोग चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। अब रात को 11 बजे आप खा रहे हैं और आपको सोना है जाके, तो आपका अगर जीवा पर संयम नहीं है तो उसका परिणाम क्या है, आप बीमार होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रात, अभी तो सरकार ने नियम बना दिया कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, परंतु हमने कोई शादी फंक्शन है, हम रात को 11 बजे 12 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाते हैं। 40-45 अधिकतम 50 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो है वो कानों को नुकसान देती है। पर 80-90-100-120 तक की डेसिबल के डीजे बजते हैं, इतनी तेज आवाज में संगीत चलता है। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होता है, ये जो हमारी सुनने की क्षमता है, हमको बाकी जितना है, आंखें हमारी कमजोर होंगी तो हम चश्मा लगा लेंगे। ठीक है, कोई और बीमारी पता लग जाएगा, परंतु सुनने की क्षमता हमारी, इसका हमें पता नहीं लगता। बहुत लंबे समय बाद हमको पता लगता है कि हमारे कान, हमारी ध्वनि पकड़ने की क्षमता कम हो गई है। जब हम बोलते हैं क्या कहा, तो इसका मतलब हमारी अब गड़बड़ होने लगी है। तो इसलिए हम इस पे कभी ध्यान नहीं दे रहे कि ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि पाठ्यक्रम में हम ये चीजें जोड़ें, छोटे छोटे यूनिट्स के रूप में जोड़ें, छोटी छोटी वर्कशॉप के माध्यम से जोड़ें, तो उसका लाभ मिलता है। अच्छी बातें जो हैं वैसे वो अगरबत्ती की तरह होती हैं, उनकी खुशबू खूब फैलती है, पर धीरे धीरे फैलती है। बदबू बड़ी जल्दी फैलती है, परंतु ये चीजें फैलती हैं। इसलिए हमको, जैसे अपना रेडियो वाणी कार्यक्रम है, इस प्रकार से और भी हमको कार्यक्रम इस प्रकार के करने चाहिए। कार्तिकेय जी, आप जैसे इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो क्या जो इतिहास में चीजें हम बताते हैं संस्कृति की, सभ्यता की, तो क्या विद्यार्थी उनको ग्राह्य करता है अपने दैनिक जीवन में? देखिए, उसमें हम केवल ऊपरी ऊपरी बातें पढ़ते हैं, कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ है, कैसे किसी संस्कृति का विकास हुआ है, परंतु संस्कृति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो नहीं पढ़ाए जाते। तो संस्कृति, जैसे प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी के लिए, भारतीय व्यक्ति के लिए अपनी संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। तो भारतीय संस्कृति का जब पाठ्यक्रमों में समावेश होगा, तब हम कहीं जाकर विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अपने आप मूलभूत सिद्धांत वो समाहित हैं जिनसे हम पूरे समाज को एक उचित दिशा, एक सार्थक दिशा दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ कोई भी समस्या खड़ी हो
तो हम उसका समाधान अब खोजते हैं कि भाई समस्या आ गई है, हमें नुकसान हो गया है। परंतु भारतीय संस्कृति इस प्रकार बनाई गई थी कि समस्या खड़ी ही ना हो, उसके समाधान पहले से ही उपलब्ध थे, चाहे वो वर्षा जल का संचयन हो, कोई प्रदूषण ना हो, उस प्रकार के पौधे लगाए जाएं। परंतु अब ऐसा नहीं है। तो भारतीय संस्कृति का समावेश बहुत जरूरी है, उनके सिद्धांतों का अध्ययन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज हम बात करें विश्व में होड़ चली हथियारों की भी, तो भारतीय संस्कृति में अहिंसा की बात करी गई है। आज हम हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु विश्व को भी अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर। अगर इसमें यह कहें कि कोई पहल तो करेगा तब तो शुरुआत होगी, तो यह अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण बात है। बात यह है कि जो भारतीय सिद्धांतों को हम लागू करेंगे, तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को हमें पढ़ना जरूरी है, तभी हम विश्व में नेतृत्व कर सकते हैं और एक सार्थक मार्ग जो विश्व को दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एमबीबीएस का छात्र जब 4 वर्ष के बाद अपनी शिक्षा पूरी करता है तो गांव में जाकर के प्रैक्टिस करता है, इंटर्नशिप करता है, तब उसको डिग्री दी जाती है। तो क्या ऐसी व्यवस्था विश्वविद्यालयों में भी होनी चाहिए कि अगर आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करें, अगर आप जनसंचार पढ़ रहे हैं तो संचार के विभिन्न माध्यमों को कैसे समाज में निरूपित करना, ये सब बढ़ाएं? इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, मेरा मानना बिल्कुल यही है, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसकी व्यवहारिकता, उसका व्यवहारिक ज्ञान हमें होना जरूरी है। आज हम देखते हैं बीटेक का छात्र भी, कोई फ्रिज खराब हो गया है या कुछ हो गया है, नहीं ठीक कर पाएंगे, मैकेनिक को फोन कर लेंगे। और कोई सामान्य व्यक्ति जिसे व्यवहारिक ज्ञान है वो देखेगा अच्छा इसमें तो तार ही टूटा हुआ था। तो व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का व्यवहारिक ज्ञान। तो उसके हम पहले व्यवहारिक पक्ष को जांच लें, उसका अध्ययन करें और उसकी व्यवहारिकता को देखें, और तब उसका समन्वय स्थापित करें जो थ्योरेटिकल हमारा ज्ञान है उससे। तब वो चीज अधिक कारगर होगी। और समाज में जब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट इसी तरह से होगी। तो इसीलिए किसी भी विद्यार्थी के लिए वो स्किल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान इसलिए जरूरी है। तो कोई भी छात्र हो उसके लिए इस तरह की इंटर्नशिप, कार्यशालाएं, सेमिनार बहुत जरूरी हैं, ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और साथ ही साथ उसके व्यवहारिक पक्ष को समझ सके। अच्छा, जो भी देश काल से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं उनमें एक संयम के साथ साथ एक अच्छी दिशा कैसे दी जा सकती है शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, कि वो चीज़ों को समझ सके और सही दिशा प्राप्त करें? तो उसके लिए हम लोग कुछ एक व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ सकते हैं या छोटे छोटे समूह बनाकर भी कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमें व्यक्तिगत तौर पर अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए कि हम लोगों को सत्य के बारे में बताएं कि सत्य क्या है, अपने प्रयास करें। उसके अलावा हम समूह बनाकर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सीए पर बड़ी बवाल हुई है, तो थोड़ा इसमें मुस्लिम जो हमारे संप्रदाय है उसमें थोड़ी ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। हालांकि उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनको तो गलत बताया गया तो उन्होंने मान लिया, उनका स्वयं का कोई अध्ययन नहीं है, हम पूछ रहे हैं तो गलत बता रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सामूहिक तौर पर उनकी बस्तियों में जाकर लोगों को समझा सकते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा सरकार ने किया है, ये निर्णय, ये सत्य है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम लोग 5 साथी हैं विश्वविद्यालय में, तो उन 5 का बौद्धिक स्तर एक समान नहीं होता है जी। आप सबसे अच्छे हो सकते हैं, कोई आपका दोस्त थोड़ा न्यून स्तर का हो सकता है, तो दोनों की समझ में फर्क हो गया। तो जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा उसको समझाने का प्रयास हम भी कर सकते हैं क्या? जी, हम समझाने का प्रयास कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, स्वाध्याय में जो आती है बात वो यह भी है कि हम विचारों का आदान प्रदान करें, उससे हमारी समझ विकसित होती है। तो अगर हम 4 विद्यार्थी हैं, आपस में किसी को कोई मुद्दा नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसको प्रेम के तौर पर समझाएं, आपस में बात करें, होता है वह समझ जाए, उसको बात को समझे। अभी ना समझे तो घर पर जाकर वो जब स्वाध्याय करेगा, मन में विचार करेगा, तब उसे लगेगा कि हाँ ये पक्ष सही है और ये पक्ष गलत है। तो इस तरह हम आपस में चर्चा के साथ, सार्थक चर्चा के साथ एक सही दिशा समाज को दे सकते हैं। तो स्वामी जी, मान लीजिए हमारे जो इस रेडियो को सुन पा रहे हैं खोड़ा के निवासी, इंदिरापुरम के निवासी, तो उनको अगर हमको कुछ समझाना हो इस बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसको ये कैसे बताएं कि आप जो भी देख रहे हैं आपके आस पड़ोस में हो रहा है उसको कैसे आप विश्लेषण करें और सही समझ के साथ अपना विचार रखें? तो उस चीज को समझने के लिए और कैसे उनको हम लोग इस रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं? जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी और हमारे आसपास के जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, एक तो ये चर्चा इस पे हो रही है, इस प्रकार की चर्चाएं टेलीविजन पे भी होती हैं। दूसरे जो समाचार पत्र हैं उनमें संपादकीय पृष्ठ होता है। समाचार पत्र के अलग अलग भाग होते हैं, तो शुरू के 2-3 पेजों पे खबरें होती हैं, यहाँ ये हो गया, आग लग गई, तोड़फोड़ हो गई, धरना प्रदर्शन हो गया। पर संपादकीय में कुछ अच्छे विद्वान लोग लेख आते हैं, उसमें हमको उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें कई बड़े संतुलित अच्छे लेख होते हैं जो विषय के दोनों पक्ष रखते हैं और समाधान भी देते हैं। तो उनको पढ़कर हमको अपने अपने क्षेत्र में
धर्मशाला है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहाँ चर्चा करनी चाहिए। जो समाज के प्रमुख लोग हैं, कोई वहाँ के प्रधान हैं, कोई मोहल्ला कमेटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, कोई अमन कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो इनको वहाँ अपनी गोष्ठियाँ करनी चाहिए। हमारे यहाँ संवाद की परंपरा कम हो गई है। पहले हम देखते थे कि गांव में पहले टेलीविजन, रेडियो, इस तरह के साधन बहुत कम थे, तो मोबाइल फोन भी नहीं थे, तो हम शाम को बैठते थे, खाना वाना खा के बैठ गए, तो कोई बड़े बुजुर्ग की ना किसी विषय पर बात करते थे, सभी लोग सुनते थे, चर्चा में भाग भी लेते थे, तो उससे हमको ज्ञान होता था। तो संवाद की परंपरा धीरे धीरे कम हो गई। अब घर में भी देखते हैं तो सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए, माँ अपने पे, बापू अपने पे, बेटा अपने पे, बहन अपने पे, तो वो मोबाइल पे ही उनका कन्वर्सेशन चल रहा है, तो संवाद की शैली खत्म हो गई है। तो संवाद, हर समस्या का समाधान संवाद में ही है। जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हमको ध्यान हो, क्यूबा मिसाइल संकट था 1962 में, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी अमेरिका और सोवियत रूस की, तो वो संवाद से ही धीरे धीरे चीजें कम हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी जो मानते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि 1945 के बाद अगला युद्ध नहीं हुआ, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या भूमिका निभाई? संवाद को आगे बढ़ाया कि आपस में देशों में संवाद हो। तो यही बातें निम्न स्तर पे, यही काम सबसे बड़ा एनआईएस कर रहा है। ये संवाद के माध्यम ही है, हम जो चर्चा कर रहे हैं संवाद ही है। तो उस संवाद के माध्यम से संवाद जन तक पहुंचता है, तो उससे समस्याओं का समाधान निकलता है, अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। जिस प्रकार से दही को बिलोने से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार संवाद से सार्थक चीजें निकलती हैं जो समाज के लिए उपयोगी हैं। बहुत अच्छी बात है। और कार्तिकेय ने भी बताया कि छात्रों को हम लोग एक समूह में रख कर के अच्छी अच्छी बातों को हम लोग बता सकते हैं। और जैसे समाज में विभिन्न लोग हैं, मान लीजिए कई बार होता है कि आपका शैक्षिक स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो जो भी उस मोहल्ले में, जो भी उस आरडब्ल्यू में, जो भी उस क्षेत्र में अच्छे विद्वान लोग हैं, उनका भी दायित्व बढ़ जाता है कि वो चीज़ों को उनमें अच्छे से रखें और उनको समझाने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार होता है कि हमको जानकारी नहीं होती। आजकल हम लोग भी देख रहे हैं कि टेलीविज़न पे बहुत सारे पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप इस विषय के बारे में क्या समझते हैं, तो कोई बता ही नहीं पा रहा उसके बारे में। कि हमें बस उनको ये था कि सब लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हम भी साथ में चल देते हैं। इसमें दोनों बातें हैं। टेलीविज़न पे आप देखें, जो समझदारी है इसका डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान का डिग्रियों से मतलब नहीं है। पहले जब विश्वविद्यालय नहीं थे या कॉलेज नहीं थे, तब भी लोग समझदार तो होते थे। अब भी बड़े बड़े बुजुर्ग बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। तो इस प्रकार से कई बार हम चैनल पे देखते हैं, कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं कि उनको उनके पहनावे से, उनकी बातचीत से लगता नहीं कि बहुत पढ़े लिखे होंगे, सामान्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कोई अपना छोटा मोटा उद्योग काम धंधा कर रहे होते हैं, परंतु बहुत बड़ी समझदारी की बात करते हैं। तो समझदारी हमारे विवेक के जागरण से होती है। तो विवेक के जागरण की बहुत आवश्यकता है। आप ये देखिए, छोटी सी चीज मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पशुओं से उदाहरण देता हूं आपको। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि छोटा बच्चा सड़क पे जा रहा हो तो कोई गाय दौड़ती आ रही तो उसके ऊपर से छलांग मार जाएगी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो पशु को भी ज्ञान है, आप देखिए। तो इसलिए समझदारी जो है ये हमारे विवेक के जागरण से होती है। तो ऐसे समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो समझदारी से काम लेते हैं और समझाने का काम भी करते हैं। तो ये उनका सभी का सकल सार्थक प्रयास होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और खासकर हम लोग जैसे भारत की अनुपम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज भी सार्थक है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, 40वें अध्याय में पहला मंत्र है यजुर्वेद में, ईशा वाशा मिदम सरम यत किम च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य सिद्धनम। इसमें बहुत ये अपने आप में बहुत सुंदर मंत्र है। ये इस उपनिषद में भी है ये मंत्र। तो इसमें यह है कि भाई संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन, दो ही इनको कैटेगरी में बांटा हुआ है। जड़ वस्तुएं जितनी है, चाहे हमारा शरीर है और चाहे ये पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये हैं, और चेतन में आत्मा और परमात्मा दो को माना गया है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, ईशावास्ता जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो जितनी भी वस्तुएं हैं ये घटती बढ़ती रहती हैं, ये नाशवान चीजें हैं, ठीक है जी। तो मनुष्य जो है वो इनका जो उपभोग करे वो त्याग के साथ करे, तो उसमें त्याग की भावना रहे, संकुचित मात्रा में उपयोग, जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी बात भी है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बात है, जो इतना हल्ला मच रहा है, होने वाला क्या है। जिसे प्रधानमंत्री जी ने भी उदाहरण दिया कि कौवा कान ले गया, तो लोग दौड़ रहे हैं कौवे के पीछे, पहले अपने कान को नहीं देख रहे कान है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है हम अफवाहों में, बहकावे में दौड़ रहे हैं, हम तथ्य को नहीं पकड़ रहे।
ठीक है, जो अभी कार्तिकेय ने बात कही कि अभी तक कहीं ऐसा कोई टीवी नहीं दिखा पाया कि कहीं किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने किसी के डॉक्यूमेंट जाके देखे हो। पिछले 15 दिन से हल्ला मचा हुआ है, परंतु ऐसा एक भी वो कहीं भी छोटा स्लॉट भी नहीं दिखा पाए कि कहीं किसी ने किसी के डॉक्यूमेंट चेक करे हो। तो केवल भ्रम में हम लोग जी रहे हैं, तो भ्रम में बहुत लंबे समय तक नहीं जीना चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा आपको कि बादल आने से सूरज छिप गया, ऐसा तो नहीं है ना, सूरज तो है अपने स्थान पर, ठीक है, बादल आए तो बादल छट जाएंगे। इसी प्रकार से ये समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बहुत कुछ अब तो लगभग चीजें सामान्य सी हो गई हैं, तो इसलिए हमको इनका विचार करना चाहिए। हमको सदा देखो, इंसान वही है, आपहु देखे सब में सबहु अपन माही, पावे जीवन मुक्ति का या में संशय नाही। अगर हम दूसरे की समस्याओं को अपने स्वयं के अंदर देखेंगे तो हम समाज का भला कर सकते हैं। हम उस स्थिति में देखें जहां दूसरा व्यक्ति खड़ा है। हम जब चौराहे पर किसी व्यक्ति को भीख मांगते देखते हैं तो हमारे मन में केवल ये भाव नहीं है कि उसको 2 रुपए 5 रुपए दे दो। हमारे मन में भाव ये रहना चाहिए, यार ये व्यक्ति कब अपने पैरों पर खड़ा होगा, ये समस्या कैसे दूर होगी। ये हमारे देश की जो प्रदर्शनी चौराहों पर हो रही जगह जगह भीख मांगने के द्वारा, तो इसको बाकी लोग किस प्रकार से देखते होंगे। तो ये व्यक्ति अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सकता है, इसका विचार हमको करना चाहिए। ये सक्षमता हम उसके अंदर ला पाए। हमने उसको एक जोड़ी कपड़े दे दिए या कुछ दे दिया, ठीक है, कोई विकलांग व्यक्ति है, असहाय, एक बात हम मानते हैं, परंतु अच्छे स्वस्थ लोग भी भीख मांगते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में, शिक्षा में, दीक्षा में कमी रह गई, प्रशिक्षण में कमी रह गई, तो इसका विचार भी हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति सबको साथ लेके चलने वाली है, ठीक है। जो सरकार ने नारा लगाया हुआ सबका साथ सबका विकास, परंतु ये हमारा संस्कृति का मूल तत्व है, हम सबको साथ लेके चले। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना भारतीय संस्कृति की है कि हम पूरी दुनिया को साथ लेके चलते हैं। तो ये हमारी संस्कृति की सारी मूलभूत चीजें हैं। विद्यार्थी इनको अपने जीवन में अपनाते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे विकास की तरफ अग्रसर होते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका मतलब हम देखें कि भारत की जो संस्कृति है वो दूसरी संस्कृतियों से कहीं उत्कृष्ट है, और उत्कृष्ट है तो उसके और कुछ बिंदु भी होंगे, वो भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। हमारी संस्कृति में जो जीवन मूल्य हैं उनसे संस्कृति हमारी ओतप्रोत है। हमारे यहाँ संस्कार बचपन से हैं। जीवन, हमने मनुष्य की जीवन से पहले की भी और बाद की दोनों का विचार किया है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का अगला जन्म कैसा होगा, इस कारण से हमारे यहाँ इतने परमार्थ के काम होते हैं। आज आप देखें, सरकार के इतने प्रयास हैं, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं, परंतु पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो लोगों ने धर्मशालाएं बनाई, विद्यालय खोले, कितने पुराने पुराने विद्यालय और यूनिवर्सिटीज हैं, अब सरकार बना रही, परंतु पहले तो लोगों ने परमार्थ के कारण बनाए। पहले राजा को जो पुरोहित होते थे या मंत्री होते थे, जो शिक्षक होते थे, वो राजा को कहते थे, ठीक है, किसी प्रकार का राजा रहा हो तब भी उस पर अंकुश लगाने वाले लोग उस समय थे। वो कहते थे आपको ये काम करने हैं, तो सही कामों के लिए प्रेरित करते थे। इसलिए दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये हमारी संस्कृति में बातें सहज रूप से थी, जिनको बाद में लोगों ने कर्मकांड से जोड़ दिया गया। तो इसलिए जो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, पूरी दुनिया में उनकी सुगंध फैली है। हमने सदा परोपकार की, दूसरे कल्याण की बात की है। हमारे पास अगर 2 रोटी है, सामने कोई हमारे व्यक्ति दूसरा बैठा है, हम आज भी देखते हैं इतनी आपराधिक घटनाएं होती हैं ट्रेन में, बसों में, फिर भी हमारा सहज स्वभाव है कि हम अकेले रोटी नहीं खाते, सामने वाले पूछेंगे, हमारा कोई परिचय नहीं, भाई जरा आप भी ले लो, आधी रोटी ले लो, कुछ खा लो, ठीक है। दुर्घटनाएं घट रही हैं, इससे थोड़ा सा लोगों में संकोच हुआ। तो भारत का जनमानस ऐसा था, दूसरे को पहले खिलाना, बाद में खुद खाना। इतनी प्याऊ जगह जगह लगी होती थी, हम देखते थे पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए, कुएं अपने आप तो खुदे नहीं, तो लोगों ने परमार्थ के लिए कुएं खोदे। सड़क पे, वहां तो खेत भी नहीं है, तो किसी ने कुआं बनाया है, नलका लगवाया है। तो आज भी इतने प्रकार के कार्य आज भी लोग कल्याण के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, सरकार के अलावा भी लोग करते हैं। इतने बड़े बड़े मेले जो लगते हैं हर स्थान पे, भारत तो मेलों त्योहारों का देश है, तो वो समाज के कार्य के द्वारा लगते हैं। और उसमें अभी मैं आ रहा था तो कई जगह स्थान पर लोग चाय बांट रहे थे, तो मैं थोड़ा जल्दी आना था, पर मैंने देखा क्या है, तो सर्दी ज्यादा है इसलिए किसी ने घर से एक चाय बनाई 10-20 लीटर और अपना सड़क पे चाय बांट रहा है। देखो, यहाँ तो आज तो कोई त्योहार नहीं, कुछ मेला नहीं, तो ये लोग कल्याण की भावना रहती है कि चलो सड़क पे रिक्शा चलाने वाले हैं, कोई मजदूर हैं, उनको चाय पिला दें, किस नात से कर लें। तो हमारे यहाँ सहज रूप से जुड़ी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि वैश्विक पटल पे भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। बिल्कुल, कि हम पहले अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचते हैं। जी 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 जी। तो इन सब चीजों को इन युवाओं में कैसे और प्रचारित किया जा सकता है?
युवाओं को हम गतिविधियों से जोड़ें। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, अभी तो ज्यादातर तो क्या होता है कि मेरे कोई जागरण हो रहा है तो वहां हम देखते हैं युवा खूब आजकल उत्साही रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जो है उनको हम गतिविधियों के साथ जोड़ें युवाओं को, हर कार्यक्रम में, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें युवाओं को जोड़ें। युवाओं में ऊर्जा बहुत होती है, हमने उनकी ऊर्जा का सही चैनलाइज नहीं किया। तो चाहे संस्थान है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, अभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों में हम जो है नकारात्मक चीजें देखते हैं। हम सिखाते हैं घर में भी कि भी अपना काम खुद करो, अपनी बिस्तर तय करो सुबह उठ के, ठीक है, अपनी चेयर साफ करो। इसी प्रकार मान लो किसी विद्यालय में विद्यार्थी खुद ही, छोटे छोटे बच्चे खुद मान लो झाड़ू लगा रहे हैं, तो टी वाले उनकी फोटो बना लाते हैं कि देखो जी स्कूल में झाड़ू लगवाई जा रही है। अरे बच्चा खुद लगा रहा है, उसको घर में आदत पड़ी हुई है, सफाई तो हो चुकी, वहां कोई गंदगी थोड़ी फैली हुई है कि सफाई कर रहा है। तो ऐसी गलत चीजें हमको मीडिया को नहीं दिखानी चाहिए। कहीं ऐसा कहीं नहीं है, किसी भी सरकारी संस्थान हो चाहे पब्लिक संस्थान हो, कि वहां पर बच्चों से काम कराया जाता है। ठीक है, जो काम हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा कि सड़कों पर 5-7 साल के 10 साल के बच्चे भीख मांग रहे हैं, वहां चौराहे पे पुलिस भी है, हर एक अधिकारी गाड़ी गुजरती है, वहां किसी का ध्यान नहीं है। एक विद्यालय के अंदर अगर बच्चों ने अपना डेस्क साफ कर लिया या कमरा साफ कर लिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इन चीजों से बचाना चाहिए, उनको गतिविधि में अधिक से अधिक लगाना चाहिए। जितना आप विद्यार्थियों को काम दोगे उतना वो सकारात्मक होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, और उनमें चिंतन बढ़ेगा, सामाजिक कामों के करने की इच्छा बढ़ेगी। अगर आप अपने बच्चे के हाथ से घर में कोई कार्यक्रम आपने किया और आपने कहा मैं कैटरिंग वालों को नहीं बुलाऊंगा, घर में खाना बनाएंगे सब मिलके, बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, और आपने परोसने के लिए बच्चों को लगा दिया, तो उनका उत्साह भी बढ़ता है, उनकी एनर्जी भी यूटिलाइज होती है, उनको ध्यान में आता है। बच्चा जो अपने हाथ से खाना परोसेगा ना, वो खाना कभी वेस्ट नहीं करेगा खुद, उसको पता कितना कितना देना। हम बोलते बेटा कम करो और मत दो, मेरा भोजन हो गया, तो बच्चा इस तरह सीखता है। तो इस प्रकार से इन चीजों को हम बच्चों के साथ जोड़ते जाएं, चाहे युवा विद्यार्थी हैं चाहे छोटे बच्चे हैं। कार्तिकेय जी, आप भी बताएं कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके बारे में युवाओं का क्या सोचना रहता है। वही बात है कि अभी ऊर्जा के संचालन की बात हुई है, तो विद्यार्थी जो हैं वो समाज और संस्कार से विमुख हो गए हैं। तो इसलिए उनकी जो ऊर्जा है, जो जवानी है, उसका सही संचालन नहीं हो पा रहा है। जिस दिशा में, अब उन्हें नहीं पता हम किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं हम, तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ साथ चलते हैं। परंतु आज जिसे देखो अधिकार की मांग कर रहा है, कर्तव्य से पलायन हो चुका है। जो कर्तव्य होने चाहिए, अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर विद्यार्थी, पुलिस ने ऐसा किया, विद्यार्थियों को पीटा गया, ये हुआ, तमाम चीजें, तमाम तरह की वीडियो, आधी कटी हुई वीडियो, ताकि एक ही पक्ष को दिखाया जाए, इस तरह की फैली। परंतु मैंने उन्हें, किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं देखा कि समाज में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने कोई संदेश दिया हो, किसी भी विद्यार्थी ने। तो यहाँ हमारे संस्कारों की जरूरत है, समाज में उनकी जुड़ने की जरूरत है, ताकि वो चीजों के पक्षों को समझें और एक सार्थक दिशा समाज को भी दे सके अपनी। बहुत अच्छा आपका जवाब है, और मुझे लग रहा है कि हमारा समय अभी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ऐसी चर्चाएं हम और लेके आएंगे जिससे कि समाज में जो गलत चीज़ें चली जाती हैं उनको हम लोग हटाने का प्रयास कर पाएँ इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से, और खासकर वो नौजवान जो किसी कारण से दिशा भ्रमित हो जाते हैं उनको हम लोग सही पटरी पर लाने का प्रयास कर पाएँ। तो इस कार्यक्रम में आने के लिए संजय स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्तिकेय जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे और कार्यक्रम हम लेके आएंगे और आपका सानिध्य हमारे साथ बना रहेगा।